ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई 2020 पर हम बात कर रहे थे और सबसे पहला टॉपिक जो हमने स्टार्ट करा था वो था आइसोमेरिज्म। तो भाई बढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आगे और कुछ और बातें करते हैं। अभी तक ये देखते हैं कि अपन ने आइसोमेरिज्म में क्या क्या सीख लिया है। भाई हमने सबसे पहले आइसोमेरिज्म को दो में डिवाइड करा हुआ है भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। राइट, स्ट्रक्चर में हमने कहा कि स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड के बीच में एक रिलेशन होता है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है। स्टीरियो पर आए तो स्टीरियो में क्या होता है, टू और मोर कंपाउंड्स विच हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स इन स्पेस ड्यू टू विच उनकी प्रॉपर्टी क्या हो रही थी भाई, अलग अलग हो रही थी, ये ध्यान रखना है। फिर हमने स्टीरियो को डिवाइड किया भाई दो टाइप में, एक होता था हमारे पास कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, एक कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। राइट, कॉन्फिगरेशन को हमने कहा था कि ये सेपरेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पर, कन्फर्मेशनल नॉन सेपरेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि ये एक दूसरे में क्या होते हैं भाई, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। राइट, कॉन्फिगरेशन को फिर हमने डिवाइड किया दो टाइप में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ना स्टार्ट किया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है भाई, ठीक है, किसकी वजह से होता है। हमने देखा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण हो रहा था और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज के कारण हो रहा था। राइट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। फिर ये देखा था कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और क्या क्या कंडीशन होती हैं जिन पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो करते हैं। फिर हमने क्वेश्चंस की बात करी थी, कई सारे क्वेश्चंस करे थे। राइट, यहां तक अभी तक बनने पढ़ लिया था, इसकी आगे की बात हमें करनी है। ठीक है, जो अगला टॉपिक आ रहा है वो है हमारे पास नोमेनक्लेचर फॉर जीआई। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है नोमेनक्लेचर ऑफ जीआई। हमें जितने भी अभी तक हमने देख लिया कि कौन कौन जीआई शो करेगा, अब वो जीआई है उनका नोमेनक्लेचर भाई। राइट, उनमें से हमने पहले बात करी थी कि कुछ सिस होते हैं, कुछ ट्रांस होते हैं, आपने पढ़ा होगा, कुछ ईजेड के नाम से जानते हैं, कुछ सेन एंटी के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, तो अलग अलग नोमेनक्लेचर हैं हमारे पास। टोटल 3 सिस्टम आते हैं जिनमें सबसे पहला सिस्टम है हमारे पास सिस ट्रांस सिस्टम, दूसरा जो सिस्टम है वो है ईजेड सिस्टम और तीसरा जो सिस्टम है वो है सिन एंटी सिस्टम। ये 3 सिस्टम हैं, ठीक है, जिससे हम नोमेनक्लेचर करते हैं जीआई का। ठीक है, सबसे पहला है सिस ट्रांस सिस्टम, सेकंड इज ईजेड सिस्टम एंड थर्ड इज सिन एंटी सिस्टम। क्या क्या होते हैं इन्हें, सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है सिस ट्रांस सिस्टम, लेकिन उससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिस ट्रांस सिस्टम। सबसे पहला सिस्टम जो हमारे पास आता है उसका नाम है सिस ट्रांस सिस्टम। अब सिस क्या होता है या ट्रांस क्या होता है इसे समझते हैं। सिस, अगर दो सेम ग्रुप सेम साइड आ रहे हो, दो सेम ग्रुप अगर सेम साइड आ रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई, सिस, दैट इज टू सेम ग्रुप सेम साइड। राइट, ट्रांस क्या होगा, इसका अपोजिट, टू सेम ग्रुप अपोजिट साइड्स। ठीक है, अगर दो ग्रुप हैं सेम जो अपोजिट साइड आ रहे हो भाई, ठीक है, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे भाई, वो क्या कहलाएंगे, ट्रांस होगा भाई वो। ठीक है, उस जीआई का नाम क्या होगा, ट्रांस होगा। सिस टू सेम ग्रुप सेम साइड, ट्रांस टू सेम ग्रुप अपोजिट साइड। राइट, सिस और ट्रांस तभी एप्लीकेबल होगा जब वो जीआई शो करेगा, जब वो जीआई शो नहीं करेगा तो सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो सबसे पहले तो ये चेक करना है जो भी कंपाउंड गिवन होगा कि वो जीआई दे सकता है या नहीं दे सकता है।
ठीक है, इसके अपन ने बहुत सारी प्रैक्टिस करी हुई है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, सबसे पहला एग्जांपल देके रखा हुआ है, ये हमें ये बताना है कि ये सिस है या ट्रांस है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये कंपाउंड जीआई देगा या नहीं देगा। सबसे पहले वो तो चेक करते हैं। अल्कीन है, अल्कीन की कंडीशन क्या होती है, बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। यहां पर चेक करिए इस कार्बन की, हाइड्रोजन क्लोरीन है भाई, यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, मतलब ये जीआई ही नहीं दे रहा है, और जीआई नहीं दे रहा है तो सिस ट्रांस का कोई सवाल ही नहीं होता। मतलब ये जीआई देना चाहिए पहले, ये जीआई नहीं दे रहा है, और जीआई नहीं दे रहा है तो सिस ट्रांस आ ही नहीं सकता भाई। जीआई होगा तो सिस ट्रांस है, ठीक है, सिस ट्रांस होने से जीआई नहीं है, जीआई है तो सिस ट्रांस है भाई। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमें गिवन है भाई, अल्कीन गिवन है। अल्कीन की वही कंडीशन है जीआई शो करने की, बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। यहां देगा इस कार्बन का हाइड्रोजन क्लोरीन, यहां देगा हाइड्रोजन ब्रोमीन, डिफरेंट वैलेंसी आ रही, मतलब सबसे पहले तो ये जीआई शो करने वाला है भाई। अब सिस ट्रांस की बात आती है। सिस ट्रांस की अगर बात करें तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि दो H जो हैं भाई वो सेम साइड आ रहे हैं, ऊपर की साइड आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा भाई, सिस, क्योंकि टू सेम ग्रुप अगर सेम साइड आते हैं तो वो क्या कहलाता है, सिस। ठीक है, थर्ड एग्जांपल पर मूव करते हैं। थर्ड एग्जांपल हमारे पास आ रहा है, यहां पर मुझे अल्कीन गिवन है। ठीक है, अल्कीन में सबसे पहले ये चेक करना है ये जीआई देगा भी या नहीं देगा भाई। तो सबसे पहले ये चेक किया, अल्कीन है, बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए अगर जीआई शो कर रहा है तो। यहां पर चेक करा कार्बन का क्लोरीन ब्रोमीन, यहां पर हाइड्रोजन क्लोरीन, मतलब जीआई तो शो करेगा भाई। अब बात आती है कि ये सिस है या ट्रांस है। ठीक है, यहां पर मैंने चेक करा कि यहां पर दो सेम ग्रुप कौन कौन से हैं, क्लोरीन है भाई। ठीक है, यहां पर ये अपोजिट साइड आ रहा है, अपोजिट साइड है तो क्या है, ये ट्रांस है, राइट। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहां से सिस ट्रांस सिस्टम से जो फ्रेम होगा वो ये बनेगा, असाइन सिस ट्रांस इन फॉलोइंग। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अल्कीन है। अल्कीन में सबसे पहले ये चेक करो कि ये जीआई देगा या नहीं देगा। यहां पर देखा CH3, ये CH3, लेकिन ये 14 वाला कार्बन है तो इसे डिफरेंट वैलेंसीज मानेंगे भाई। ठीक है, यहां CH3 यहां H, मतलब जीआई की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। यहां पर अब सिस ट्रांस की बात आती है तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि दो जो CH3 हैं वो सेम साइड आ रहे हैं, और सेम साइड आ रहे हैं तो ये क्या होगा भाई, सिस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अल्कीन गिवन है, कंडीशन देखो पहले जीआई देगा कि नहीं देगा। इस कार्बन पर CH3Cl CH3H, जीआई की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब सिस या ट्रांस, यहां पर इस कार्बन पर अगर देखें तो ये CH3 इस साइड आ रहा है और ये CH3 इस साइड आ रहा है, मतलब सेम साइड आ रहे हैं, दो सेम ग्रुप हैं सेम साइड आ रहे हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई, सिस। ठीक है, थर्ड अगर देखते हैं भाई, थर्ड हमें गिवन है भाई कॉम्युलेटेड पोलीन। ठीक है, लगातार डबल बॉन्ड वाले, और लगातार डबल बॉन्ड वाले कॉम्युलेटेड पोलीन की कंडीशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन जो आती थी वो ये आती थी कि डबल बॉन्ड नंबर ओड होना चाहिए। तो सबसे पहले चेक करो इसका डबल बॉन्ड नंबर 1 2 3 ओड है भाई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। यहां पे चेक किया हाइड्रोजन CH3 या हाइड्रोजन CH3 डिफरेंट वैलेंसीज हैं। ठीक है, अब यहां पर जीआई की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि ये जीआई देगा। ठीक है, अब ये डिसाइड करना है हमें कि ये सिस है या ट्रांस है। यहां देखो ये CH3 और ये CH3, या ये हाइड्रोजन या है ये हाइड्रोजन, दो सेम ग्रुप देखना है, किसी को भी देख सकते हो आप, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देख सकते हो या CH3 के रेस्पेक्ट में देख सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये टोटली। CH3 के रेस्पेक्ट में देखोगे तब भी ट्रांस आ रहा है, और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखोगे तब भी ट्रांस आ रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है भाई, अपोजिट साइड हैं, दो सेम ग्रुप हैं, अपोजिट साइड आ रहे हैं, तो क्या होगा, ट्रांस। फोर्थ ग्रुप को देखते हैं भाई, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, रिंग देके रखी हुई है। ठीक है, साइक्लो कंपाउंड गिवन है। साइक्लो कंपाउंड जो हमें पता है कि वो सिग्मा के अलोंग भी जीआई शो करता है और पाई के अलोंग भी शो करता है। पाई होना चाहिए तब उसके अलोंग शो करेगा, पाई नहीं है मतलब सिग्मा की बात करनी है टोटली हमें। सिग्मा के अलोंग अगर जीआई शो करनी है तो रिंग के किसी भी दो मेंबर की डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए। यहां देखा इस कार्बन पर ये Cl, यहां हाइड्रोजन, इस कार्बन पर देखा यहां CH3 यहां Cl है भाई। ठीक है, तो ये जीआई शो करेगा। अब यहां पे ये बात आती है ये सिस है या ट्रांस है। ठीक है, अब यहां पर मैंने देखा कि दो सेम ग्रुप
आ रहा है क्या भाई? दो सेम ग्रुप अगर देखें, सॉरी इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करो, यहाँ CH3 है, ठीक है, ये CH3, ये H, ये CH3, ये CH3 और ये C है। अब यहाँ पर अगर देखें तो दो सेम ग्रुप कौन कौन से हैं? CH3 है, और ये दोनों क्या आ रहे हैं भाई? दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या होने वाला है भाई? सिस होने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होगा भाई, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखता है नीट वालों के लिए। नीट वालों भाई बिल्कुल गौर से देखना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस बनेगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाए भाई, ठीक है। क्वेश्चन को जिस तरह से फ्रेम हो रहा है आपके लिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर इज नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल, ये ध्यान रखना है कि एप्लीकेबल नहीं है भाई किनमें, इनमें से, ठीक है। सबसे पहला देखा ए बी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, उस पे ए बी लगा के रखा हुआ है, ठीक है। अगर ए सेम साइड आ गए तो वो सिस हो जाएगा, ठीक है, या बी सेम साइड आ गए तो वो सिस हो जाएगा, या दोनों अपोजिट साइड आ गए तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांस। मतलब इसमें तो एप्लीकेबल हो रहा है भाई, ठीक है। ये इसके रेस्पेक्ट में, ये इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। दूसरा देखते हैं ऑप्शन है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। अब ए बी इससे अटैच है कार्बन से, और यहां पर ए एक्स अटैच है। अगर ए सेम साइड आ गए तो वो सिस, ए अपोजिट साइड आ गए तो वो ट्रांस। मतलब ये ए के रेस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं, तो यहां पर भी एप्लीकेबल हो रहा है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में अगर बात करें, यहां पर कार्बन से ए बी अटैच है और इस कार्बन से एक्स वाई अटैच, इस कार्बन से ए बी अटैच है और इस कार्बन से एक्स वाई अटैच है, ठीक है। दो सेम ग्रुप होना चाहिए तब सिस ट्रांस एप्लीकेबल होगा। यहां पर दो सेम ग्रुप एप्लीकेबल ही नहीं हो रहे हैं, और एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं तो यहां पर सिस ट्रांस का कोई नहीं बनता है भाई कि सिस ट्रांस एप्लीकेबल हो यहां पर, क्योंकि हमने सिस उसको बोला है जब दो सेम ग्रुप सेम साइड आए। यहां पर दो सेम ग्रुप आ रहे हैं कि यहाँ ए बी है, यहाँ एक्स वाई, ठीक है। दो सेम ग्रुप ही नहीं है, दो सेम ग्रुप नहीं है तो ना सिस है ना ट्रांस है भाई, यहां एप्लीकेबल नहीं होने वाला भाई, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? राइट, समझ आया? तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। अब हम सिस और ट्रांस में कंपैरिजन करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज का, जैसे डाइपोल मूवमेंट है, सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन है, उनकी हम बात करने वाले हैं, राइट। तो दूसरा जो टॉपिक आ रहा है हमारे पास सिस ट्रांस सिस्टम में, वो है कंपैरिजन बिटवीन सिस एंड ट्रांस। तो चलिए शुरू करते हैं। सिस और ट्रांस सिस्टम में सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है भाई, वो है हमारे बीच में कंपैरिजन बिटवीन सिस एंड ट्रांस। अब हम सिस और ट्रांस में कंपैरिजन करेंगे। पहले हमने देखा जीआई में ये देखा कि उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं सिस और ट्रांस में। सिस अगर दो सेम ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, ट्रांस अगर दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे हैं, ठीक है। अब हम सिस और ट्रांस में कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। अब यहां पर सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आती है जो हमें कंपेयर करनी है, वो है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट आप सब जानते हैं भाई, ठीक है। इसकी बहुत सारी बातें होती हैं जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं। तो अभी जो हमारे काम की है वो इससे इतनी सी बात है कि डाइपोल मूवमेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो हमें ये बताती है कि कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। एक बात ध्यान देना कि बॉन्ड की पोलरिटी हम डेल्टा EN से डिनोट करते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल की पोलरिटी हम डाइपोल मूवमेंट से बताते हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल पोलर होगा या नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हम समझते हैं कि अगर हमारा डाइपोल मूवमेंट, जिसे म्यू से हम डिनोट करते हैं भाई, डाइपोल मूवमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर डाइपोल मूवमेंट हमारा 0 होता है तो कंपाउंड क्या है भाई? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होने वाला है। और अगर म्यू नॉट इक्वल टू 0 तो जो मॉलिक्यूल है वो क्या है भाई? पोलर है हमारे पास, ठीक है। हम निकाल सकते हैं म्यू, डाइपोल मोमेंट हम फाइंड कर सकते हैं म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू यहाँ पे चार्ज होता है और डी यहाँ पर क्या होता है? बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होना है भाई, डायरेक्शन इसका लेस EN एटम से मोर EN एटम की तरफ होता है, ठीक है। ऐसे हम ऐसे दिखाते हैं कि लेस EN से मोर EN की तरफ, ठीक है। एक बात जो मैंने कही है कि मॉलिक्यूल की पोलरिटी हम डाइपोल मूवमेंट से चेक करते हैं और बॉन्ड की पोलरिटी हम डेल्टा EN से चेक करते हैं। यहां पर इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं मैं
CO2 में अगर मैं देखूं कि डायपोल मोमेंट की अगर बात करें कि ये मॉलिक्यूल जो CO2 है भाई, CO2 को जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है या नॉन पोलर है, इसे देखता हूं मैं। ठीक है, डायपोल बनाता हूं भाई, डायपोल की डायरेक्शन होगी लेस EN से मोर EN की तरफ, कुछ इस तरह से आएगी, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर कैंसलेशन हो जाएगा, ये वेक्टर इस वेक्टर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो यहां पर जो म्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, अगर म्यू 0 है तो CO2 क्या है भाई, म्यू 0 है तो CO2 नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। राइट, अगर अब मैं बॉन्ड चेक करता हूं, ठीक है, अगर CO बॉन्ड जब मैं चेक करता हूं तो इसकी EN कितनी है, ऑक्सीजन की 3.5, ठीक है, और कार्बन की कितनी है, डबल बॉन्डेड की 2.75। ठीक है, यहां पर कुछ ना कुछ डेल्टा EN का डिफरेंस है, मतलब डेल्टा EN यहां पर 0 नहीं है। अगर डेल्टा EN 0 नहीं है तो ये जो बॉन्ड है वो क्या है, पोलर है। CO बॉन्ड पोलर है, CO2 मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, क्योंकि बॉन्ड की पोलरिटी तुमने डेल्टा EN से चेक करी है और मॉलिक्यूल की पोलरिटी अपन ने डायपोल मोमेंट से चेक करी है। तो ये ध्यान रखना कि मॉलिक्यूल की पोलरिटी हम डायपोल मोमेंट से चेक करते हैं और बॉन्ड की पोलरिटी हम डेल्टा EN से चेक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, GOC 1 में आएगा भाई। ठीक है, ये पॉइंट दोबारा GOC 1 में रिपीट होगा, तब मैं पूछूंगा भाई मुझे जवाब चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए एकदम ताबड़तोड़ तरीके से कि बाबा जी ये लो, आज तो पूछो, हमने पढ़ा हुआ है आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये आना चाहिए भाई। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो हम वेक्टर सम भी कर सकते हैं। ठीक है, जो म्यू रिजल्टेड आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कोस थीटा। हम यहां पर दो केस बनाते हैं, अगर दो डाइपोल हैं उनके बीच में जो एंगल हो वो अगर 0 डिग्री हो तो जो म्यू रिजल्टेंट आने वाला है वो मैक्सिमम आने वाला है, वो किसके बराबर आएगा, μ1 प्लस μ2, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे, कोस 0 पुट करोगे तो क्या आने वाला है भाई, 1 आने वाला है। ठीक है, अगर हमारा थीटा 180 डिग्री होता है तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो मिनिमम आने वाला है, क्योंकि जब हम इस वाले केस को अगर देखते हैं, ठीक है, यहां पर दो डायपोल बन रहे हैं, एक इस साइड जा रहा है और एक इस साइड, इन दोनों में एंगल कितने का है, 180 डिग्री का। अपोजिट साइड वाले हैं भाई, ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर कोस 180 की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो क्या आता है, कोस 180 -1, तो यहां पर जो रिजल्टेंट मिलने वाला है वो हमें बहुत कम मिलने वाला है। वो किसके बराबर आने वाला है, μ1 माइनस μ2। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट क्या आने वाला है भाई, 0 आने वाला, और 0 आएगा तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा भाई, नॉन पोलर। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट ऐसी क्वांटिटी है जो हमें यह बता रही है कि कोई भी मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो ये तो डायपोल मोमेंट की बात हुई। ठीक है, डायपोल मोमेंट से एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, अगर आपने एनसीईआरटी पार्ट सेकंड क्लास 12, ठीक है, हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स वाला चैप्टर अगर देखा है तो पेज नंबर 286 में ये ऐसा एक एग्जाम्पल देके रखा हुआ है, उसने कंपेयर करा हुआ है। ठीक है, डायपोल मोमेंट CH3F का, CH3Cl का, CH3Br का एंड CH3I का। ठीक है, उसने कंपेयर करके रखा हुआ है यहां पर। ठीक है, अब हमें इनको कंपेयर करना है, इनका डायपोल मोमेंट किस तरह से निकालते हैं भाई। अब यहां पर देखें तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है वो कितना आने वाला है, sp3। इस कार्बन का भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका ज्योमेट्री क्या होने वाली है भाई, इसकी ज्योमेट्री होने वाली है टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होती है, अगर मैं यहां पर बनाऊं तो कुछ इस तरह से होगी, कार्बन हाइड्रोजन 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 और यहां फ्लोरीन। इसकी अगर बनाऊं तो इस तरह से होगी, कार्बन हाइड्रोजन 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 और यहां क्लोरीन। इसकी भी इस तरह से होगी, कार्बन हाइड्रोजन 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 यहां ब्रोमीन, और यहां पर कार्बन हाइड्रोजन 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 और यहां आयोडीन। ठीक है, अब इस ज्योमेट्री को समझना है, ये ज्योमेट्री किस तरह से हम इस तरह से बना सकते हैं। ये ज्योमेट्री इस तरह की ज्योमेट्री है। ठीक है, इसको मैं पीछे से इस तरह से होगा ये। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो, ये इससे पीछे की साइड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो ज्योमेट्री है वो क्या है भाई, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब यहां पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है भाई। ठीक है, अब हमें डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है, और डायपोल मोमेंट एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन होता है भाई, डायरेक्शन कहां से कहां होगा,
हाइड्रोजन की EN कितनी होती है 2.1, कार्बन की कितनी होगी 2.5 और फ्लोरीन की 4 होगी। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन की कितनी होगी 3, यहाँ पर ब्रोमीन की कितनी होगी 2.8, यहाँ पर ये 2.5 के समथिंग होगी। राइट, अब यहाँ पर अगर मैं डायरेक्शन बनाता हूँ तो लेस EN से मोर EN की तरफ, लेस EN से मोर EN की तरफ, लेस EN से मोर EN की तरफ, और यहाँ पर लेस EN से मोर EN की तरफ। तो इन चारों का जो वेक्टर है उनका सम कहाँ जा रहा है भाई, उनका सम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इनका जो नेट आने वाला है वो इस डायरेक्शन में आने वाला है। राइट, अगर मैं इनका बनाता हूं तो ये तो यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ठीक है, और ये यहाँ पे होगा। ठीक है, इसका भी कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इन दोनों की EN बराबर है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि ज़्यादा डोनेट करेगा भाई, डेल्टा EN का डिफरेंस होगा तो ज़्यादा, तो यहाँ पर ये ज़्यादा होना चाहिए, फिर ये फ्री। ठीक है, ये जो आंसर है वो गलत है भाई। ठीक है, क्यों गलत है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना कि जो म्यू होता है वो किसके बराबर होता है, Q/D के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट है सबका, लेकिन जो बॉन्ड लेंथ आ जाती है भाई वो थोड़ी सी गड़बड़ कर जाती है। बॉन्ड लेंथ देखते हैं तब पता चलता है, जो CCl बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होती है CF बॉन्ड लेंथ से। CCl बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है CF बॉन्ड लेंथ से। अगर ये ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगा तो आपका म्यू क्या होने वाला है भाई, ज़्यादा आने वाला है। तो ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऑर्डर कुछ इस तरह से आएगा कि सबसे पहले उठकर आपका CH3Cl आ जाता है, सेकंड नंबर पर आपका CH3F, देन CH3Br, देन CH3I। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है नीट के लिए भी और IIT JEE मेंस के लिए भी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि NCERT गिवन है, NCERT में अगर गिवन है तो बहुत ज्यादा चांस बनता है इसका। तो याद रखना है कि यहां पर बॉन्ड लेंथ के कारण CF जो है भाई, CF बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, CCl बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा आता है एज कंपेयर टू CH3F। राइट, तो इसको समझना है भाई। राइट, तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस करते हैं भाई। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट पर। क्या आप सोच रहे होगे कि बाबा जी हम तो सिस ट्रांस का कंपैरिजन पढ़ रहे थे, अपन डाइपोल मूवमेंट में घुस गए। थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होना चाहिए भाई डाइपोल मूवमेंट का। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया भाई कि हमें इन दोनों में कंपेयर करना है। ठीक है, कि डाइपोल मूवमेंट किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है भाई, दो सेम ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, ये सिस है, और दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे हैं, ये ट्रांस है। ये तो कंफर्म हो गया, मतलब मुझे सिस और ट्रांस का कंपैरिजन करना है डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसकी EN 2.75 है। इस कार्बन की अगर EN की बात करूँ तो इस कार्बन की EN 2.5 है, मतलब ये लेस EN वाले कार्बन है, ये मोर EN वाला कार्बन, मतलब इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, लेस EN से मोर EN की तरफ, लेस EN से मोर EN की तरफ। राइट, अब यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर हाइड्रोजन का कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ लेस EN है, हाइड्रोजन लेस EN है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो ये भी डबल बॉन्डेड है, EN इज 2.75, इसकी EN कितनी होगी भाई 2.75, EN की कितनी होती है 2.5। ठीक है, यहाँ पर लेस EN से मोर EN की तरफ, लेस EN से मोर EN की तरफ, लेस EN से मोर EN की तरफ, लेस EN से मोर EN की तरफ। राइट, अगर यहाँ पर देखें तो ये दोनों, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, इन दोनों का देख रहा हूँ मैं। ठीक है, जो दो CH3 वाले हैं भाई, एक का इधर से आ रहा है, एक का इधर से आ रहा है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और कैंसिल आउट कर देंगे। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन का भी डाइपोल, ये इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन का जो डाइपोल आने वाला है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। अगर कैंसिल आउट कर रहा है तो यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट आने वाला है वो जीरो आने वाला, और यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट आने वाला है वो नॉट इक्वल टू जीरो आने वाला है। लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा होगा हाइड्रोजन के कंपेरिजन में। हाइड्रोजन की अगर एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो बहुत कम होता है भाई, बहुत कम डोनेट करता है यार।
ठीक है, जैसा आपने इफेक्ट पढ़ा होगा, हाइड्रोजन का इफेक्ट तो हम जीरो लेते हैं भाई, डोनेट ही नहीं करता, ठीक है, डोनेट ही नहीं करेगा तो डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा भाई लगभग, इसका तो बहुत नेग्लिजिबल होता है। फिर भी मान लेते हैं कुछ होगा तो ये कैंसल आउट होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पर डाइपोल मोमेंट कुछ होगा, ठीक है, जीरो नहीं होगा, मतलब डाइपोल मोमेंट यहां पर नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पर डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है तो यहां पर मैं बोल सकता हूं जो म्यू है सिस का वो क्या है भाई, ज्यादा है किससे, म्यू ट्रांस से, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से गिवन है हमको, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड वाला है, सिंगल बॉन्ड की EN 2.5, डबल बॉन्ड की 2.75, इसका इस तरह से बनेगा लेस EN से मोर EN की तरफ। हाइड्रोजन अगर बात करें तो लेस EN से मोर EN की तरफ, लेस EN से मोर EN की तरफ, या इनकी बात भी नहीं कर सकते हैं भाई, ये तो बहुत कम लगाते हैं, इनको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। इसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत कम होता है, ठीक है। इनको अगर मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत नेग्लिजिबल होता है ये, ठीक है, मैं नहीं मान रहा हूँ इसको। अब यहाँ पर क्लोरीन का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कार्बन है डबल बॉन्डेड है, इसकी EN कितनी है भाई 2.75, इस क्लोरीन की EN है 3, मतलब क्लोरीन यहाँ पर मोर EN हो रहा है, इसका डायरेक्शन ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये CH3 इस तरफ आएगा, Cl का किस तरह से आएगा भाई, इस तरह से। CH3 किस तरह से आएगा भाई, इस तरह से डोनेट कर रहा होगा, Cl की तरफ होगा भाई, कार्बन से Cl की तरफ, ठीक है। यहां पर आप थोड़ा सा देखें तो इन दोनों का जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो एक जगह से, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पर अगर बात करें तो एक डोनेट कर रहा है भाई, ठीक है, एक का डायरेक्शन इस साइड है और एक की डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, ये डाइपोल ऐड हो रहे हैं, यहां पे ये डाइपोल माइनस होंगे, ठीक है। तो यहां पर जो डाइपोल आने वाला है भाई, ये अगर बात करूं तो यहां पर यहां पर अगर बात करें तो 2H है यहां पर, ठीक है। अगर 2H सेम साइड आ रहे हैं तो ये सिस है भाई, और यहां पर 2H अपोजिट साइड आ रहे हैं तो ये ट्रांस है। तो यहां पर अगर बात करूं तो जो म्यू ट्रांस आने वाला है वो ज्यादा आने वाला है म्यू सिस। ये समझ आया क्यों आया, क्योंकि यहां पर जो दो डाइपोल थे वो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, और यहां पर तो दो डाइपोल हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कैंसल आउट होंगे भाई, इनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड कैंसल आउट होगा। यहां पर इनका दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड होगा सेम डायरेक्शन में, इसलिए, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। वैसे जनरली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, लेकिन जो टॉपिक चल रहा है तो उसी में पढ़ा देता हूं भाई मैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहां पर बेंजीन से 2 क्लोरीन अटैच हैं, यहां पर CN अटैच हैं, तो यहां पर OH, SH और NH2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इनका बात करें तो ये इस साइड होगा, ये इस साइड होगा, ठीक है, ये इस साइड होगा, ये साइड होगा, क्योंकि यहां पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की जो EN होती है वो कितनी होती है 3.25, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन की होती है 2.5, डबल बॉन्डेड कार्बन की 2.75 और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की होती है 3.25, ये ध्यान रखना है भाई, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें अपन तो यहां पर इन दोनों का कैंसल आउट हो जाएगा, इसका म्यू 0 होता है, ठीक है, इसका म्यू भी क्या होगा 0 होगा। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं, अगर बेंजीन से OH अटैच है या SH अटैच है या NH2 अटैच है, ठीक है, तो यहां पर एंगल 180 का बन रहा है, लेकिन यहां पर अगर बात करें तो इनका म्यू 0 नहीं होता, इनका म्यू क्या होता है 0 नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है भाई, ठीक है। आप बहुत ज्यादा चांस बनता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। ये किस तरह से सॉल्व होगा थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं यहां पर OH लेता हूं, राइट, यहां पर ये OH लगा हुआ है, ठीक है। OH यहां पर कुछ इस तरह से भी हो सकता है भाई, ठीक है। इसमें तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसमें ये डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन यहां पर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, समझ रहे हो। यहां पर डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन यहां पर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। इसका अगर डायरेक्शन बनाएंगे तो डायरेक्शन कुछ इस तरह से बन जाएगा भाई, यहां पर, ठीक है, यहां पर डायरेक्शन कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। बेंजीन का होगा भाई, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर इस तरह से अटैच होगा, तो यहां पर ये दोनों यहां पर कैंसल आउट हो जाएंगे, लेकिन इस केस में ये कैंसल आउट नहीं होंगे, इस केस में ये कैंसल आउट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है,
समझ रहे हो, एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, अपोजिट में आ रहे हैं तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पर इनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। यहाँ पर अगर OH अटैच है, SH अटैच है या NH2 अटैच है तो यहाँ पर इनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होने वाला है। और अगर यहाँ पर CN अटैच है या फिर Cl अटैच है तो यहाँ पर इनका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा और इनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है भाई, ठीक है। तो इसे विशेष का ध्यान रखना है कि यहाँ पर OH है, अगर SH है या NH2 है तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। इन दोनों के केस में डायपोल मोमेंट जीरो होगा, राइट। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम कंपेयर करेंगे सिस और ट्रांस में भाई। सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है वो है बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायपोल मोमेंट के। तो जिस भी कंपाउंड सिस या ट्रांस की अगर हम बात करेंगे कि उन दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले म्यू निकालेंगे, म्यू के बेसिस पे हम बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर सकते हैं उन दोनों का, राइट। वो सब लिंक है भाई। अब थर्ड जो है वो है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। आप जानते हो कि लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा है उसी में घुलता है, ठीक है। जो पोलर है वो पोलर में घुलेगा भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो वाटर है वो क्या है भाई, पोलर है, ठीक है। तो अब हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, एक सिस है एक ट्रांस है भाई, ठीक है। अगर मैं सपोज मान के चलता हूं कि ट्रांस का डायपोल मोमेंट ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू सिस, तो जो ट्रांस है, जो ट्रांस वाला कंपाउंड है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में एज कंपेयर टू सिस। मतलब ये डायपोल मोमेंट से लिंक है। तो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है डायपोल मोमेंट के, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा है उसी में घुलेगा, राइट। फोर्थ अगर बात करें तो वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अगर बात करें इन जनरल ट्रांस की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिस। ऐसा क्यों कह रहा हूं, यहां पर अगर थोड़ा समझना, जो ट्रांस होता है उसमें क्लोज पैकिंग होती है, कुछ इस तरह से पैकिंग बना सकते हैं अपन ट्रांस में, ठीक है। अगर सिस की बात करें तो सिस में कुछ इस तरह से होगी। ये जो पैकिंग है वो अच्छी पैकिंग होती है, ये क्लोज पैकिंग होती है। अगर क्लोज पैकिंग है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन जनरल एज कंपेयर टू सिस, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमें कंपेयर करने के लिए वो है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन एक्सपेरिमेंटल होती है भाई, ठीक है। हम देखकर नहीं बता सकते कोई भी अल्कीन स्टेबल होगी या नहीं होगी भाई, या सिस ज्यादा स्टेबल होगा अल्कीन में या ट्रांस वाला होगा, ठीक है। वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है जो कि बेस्ड होता है, ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है, जो कि बेस्ड होगा दो हीट पर बेस्ड होता है। एक है हमारे पास हीट ऑफ कंबशन और दूसरा होता है हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे ये बेस्ड होता है, ठीक है। तो देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा अल्कीन स्टेबल होगा कौन सा नहीं होगा भाई, सिस वाला होगा या ट्रांस वाला होगा, या ट्रांस वाला होगा या सिस वाला होगा, राइट। देख कर नहीं बता सकते। लेकिन अगर कोई पूछ ले भाई कि ऐसा क्वेश्चन बना दे कि विच अल्कीन इज मोर स्टेबल, यहां पर बोलते हैं ये वाला सिस है, यहां पर अगर थोड़ा सा देखें तो 2 CH3 सेम साइड आ रहे हैं, यहां पर 2 CH3 अपोजिट साइड आ रहे हैं। इन दोनों में कंपेयर करना है, मतलब सिस और ट्रांस में कंपेयर करना है कि कौन सा अल्कीन स्टेबल है। यहां पर अगर थोड़ा सा देखें, ठीक है, यहां पर अगर थोड़ा सा देखें तो यहां पर 2 CH3 हैं भाई जो सेम साइड आ रहे हैं, यहां पर 2 CH3 क्या हो रहे हैं, अपोजिट साइड आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं डिस्टेंस बिटवीन 2 CH3, यहां पर डिस्टेंस क्या है, कम है, और यहां पर डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। ट्रांस है मतलब अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है तो डिस्टेंस ज्यादा होने वाला है, सिस है सेम साइड है तो डिस्टेंस कम होने वाला है। अगर ये बात करें तो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो यहां पर जो रिपल्शन के चांसेस होंगे वो ज्यादा होंगे सिस के केस में, और ट्रांस के केस में रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। रिपल्शन की अगर बात करें तो रिपल्शन यहां पर क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, और यहां पर क्या होने वाला है, कम होने वाला है। अगर रिपल्शन ज्यादा है तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर अगर एनर्जी का कंपैरिजन करें तो एनर्जी इसकी ज्यादा है और इसकी क्या है, कम है। तो पूरी केमिस्ट्री में एक बात ध्यान रखनी है हमें
कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी कंपाउंड की वो उतना अनस्टेबल होगा भाई। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं कि एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी भाई। अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी भाई, एनर्जी ज़्यादा है तो कम, और यहाँ पर अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हम ऐसा एक बना सकते हैं कि जो एनर्जी है भाई, जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। पूरी केमिस्ट्री में काम आता है ये ध्यान रखना कि अगर एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एनर्जी कम, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलने वाले, राइट। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, और आज हमने सिस ट्रांस जो भी नोमेनक्लेचर हो सकता था, जो भी क्वेश्चन बन सकते थे सिस ट्रांस के बेसिस पर, कंपैरिजन पर, वो सारे के सारे कवर करें। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा कि जीआई के 3 नोमेनक्लेचर सिस्टम होते हैं, पहला सिस ट्रांस, दूसरा ईजेड और तीसरा सिनेंटी। ठीक है, पहला हमने कवर्ड कर लिया है सिस ट्रांस। सिस ट्रांस में हमने देखा कि सिस किसको बोलते हैं, ट्रांस किसको बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने उनको देखना सीखा कि क्वेश्चंस करे सिस ट्रांस के बेसिस पर, अगर असाइन करने आ गया कि सिस कौन सा है, ट्रांस कौन है, तो अपन सब कुछ कर सकते हैं। और कंपैरिजन करा सिस ट्रांस के बीच में कई सारी प्रॉपर्टीज। तो सिस ट्रांस बिल्कुल अच्छे से तैयार अपना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर सिस ट्रांस अपन ने पढ़ लिया है तो। ठीक है, अपन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे लेवल की पढ़ रहे हैं यार। ठीक है, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा लेवल। ठीक है, तो मतलब ज्यादा बड़ा लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा भाई, छोटा लेक्चर देखो लेकिन पूरा काम का है, एक एक पॉइंट काम का है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बिल्कुल लेक्चर को पूरा देखना है, ऐसा नहीं कि शुरू से देख लिया फिर थोड़ा छोड़ दिया फिर बाद का देख लिया, नहीं, लेक्चर पूरा देखना है अपन को। क्योंकि कोई भी चीज मिस हुई तो हमारी क्वेश्चंस भाई नहीं बन सकते, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक है। एक भी कॉन्सेप्ट छूटा तो लिंक टूट गई भाई, और लिंक टूटी तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें बनाने हैं भाई, क्योंकि नीट और जेई में हमें सिलेक्शन पाना है भाई। हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें आईआईटी में जाना है, हमें एम्स में जाना है, हमें जिपमर में जाना है, बीएचयू में जाना है, एएमयू में जाना है, सब जगह जाना है भाई। जाना है तो ये करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, सब पढ़ के जाएंगे। अब कुछ भी पूछ ले एग्जाम में सब आएगा, क्योंकि बाबा जी पढ़ा रहे हैं, और बाबा जी पढ़ा रहे हैं तो इस बार तो पक्का है भाई, नीट और आईआईटी सब क्लियर। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर भाई, सब्सक्राइब कर, और शेयर करना बिल्कुल मत भूल, क्योंकि ज़्यादा शेयर होगा भाई ज़्यादा लोगों का भला होगा, राइट। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।